बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस जो कि सरमायाकारी के हवाले से इंतहाई अहमियत की हामिल है, वहाँ पे सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को खुसूसी तौर पर दावत दी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ आला सतह वफ़द के हमरा कल से 3 रोज़ा दौरे पर मौजूद हैं वहाँ पर। और गुज़िश्ता रोज़ जो है अहम मुलाकात हुई थी मोहम्मद बिन सलमान के साथ और उसके बाद जो एलामिया जारी किया गया था जिसमें एक इकनॉमिक कोऑपरेशन फ्रेमवर्क के हवाले से बातचीत का आगाज़ किया गया है। उसका मेकानिज़म क्या होगा, किस तरह कोऑपरेशन होगा और तारीख़ी तसलसल में इसको हम किस तरह देख सकेंगे, इस पर तो हम बात करेंगे। और ये भी कि दोनों मुल्क जो हैं इस पे कितनी संजीदगी से इस ताउन को आगे बढ़ाएंगे। बात करेंगे पाकिस्तान किस तरह ये जो FII कॉन्फ्रेंस हो रही है इसमें इक़्तिसादी और मुआशी तौर पर फ़वाइद हासिल कर सकता है। आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा अहम दिन भी गुजारा है और उन्होंने एक डिबेट में भी हिस्सा लिया और वहाँ पे बहुत सारे बिजनेसमैन भी मौजूद थे, क्योंकि सऊदी अरब के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के तकरीबन 8 दहाइयों से ताल्लुकात हैं और बड़ी अच्छे ताल्लुकात हैं, मुआशी ताल्लुकात भी हैं और इक़्तिसादी और बरादराना ताल्लुकात भी हैं। और ख़ास तौर पे ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान अपने आप को एक एज इन्वेस्टर मुल्क के तौर पर आइडियलाइज करा रहा है और उसे पसंद किया जा रहा है, और चूँकि सऊदी अरब भी जो है वो तकरीबन 25 बिलियन तक की सरमायाकारी के पैकेज पर गौर भी कर रहा है, जिसमें हमने देखा था एक गवादर में ऑयल रिफाइनरी थी और जो माइन सेक्टर है उस पर काफ़ी इंटरेस्ट शो कर रहा था। सो हम बात करेंगे कि आला सतह मुलाकातों में इन मुआहिदों में कोई पेशरफ्त होगी। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद है उनका तारुफ करा दूं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है शाहिद कियानी, फॉर्मर एम्बेसडर हैं। मेरे साथ मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हैं, वेल नोन पर्सनैलिटी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रुकन भी हैं और साथ साथ इकोनॉमिस्ट भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं। सो वो हमें इस पर अच्छा एक तरह से हमें तबसरा करेंगे। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, आप ही से शुरू कर लेती हूँ सर। ये जो FII है इसे डेजर्ट डेवोस भी कहा जाता है और ये एक आलमी सतह की सरमायाकारी और पॉलिसी फोरम भी है जहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर होंगे हैं मौजूद हैं, हुकूमती रहनुमा मौजूद है, इकोनॉमिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं और पॉलिसी मेकर्स भी यहाँ पर हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जिन्होंने अब कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया है कि पाकिस्तान एड पर नहीं बल्कि ट्रेड पर बिलीव करता है, ये कितनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो अनप्रेसिडेंटेड परफॉर्मेंस दिखाई है बैरूनी ममालिक के दौरे करके। जहाँ जहाँ जो चीज़ इकोनॉमिकली पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचा सकती है वो वहाँ से हासिल करने की कोशिश की है। पर्सनल रैपर भी बनी है, बॉडी लैंग्वेज भी उनकी ऐसी है, दोस्ताना माहौल, जो हमारी डिप्लोमेसी में उसकी कमी थी। आप बड़े वाज़ेह तौर पे कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो बिल्कुल आइसोलेट हो गया है और पाकिस्तान इस वक्त तमाम अहम ममालिक के साथ उसकी बेहतरीन सिफारतकारी और ताल्लुकात हैं। अच्छा, अपने टॉपिक पर आते हैं। देखें, ये आपने जैसे कहा कि डावोस डिजर्ट दुनिया में एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस में होता है जिसमें पूरे दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनी के CEOs आते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं, वो अपनी अपना पोटेंशियल नए नए प्रोजेक्ट एक दूसरे के आपस में डिस्कस करके सरमायाकारी के लिए फैसले करते हैं। दुनिया की इकोनॉमी आने वाले वक्त में कहाँ जाएगी, किन चैलेंजेस का सामना हो सकता है, उस पर बात करते हैं। ये जो सऊदी अरब में आपने F11 जो फेयर की गई है कॉन्फ्रेंस, ये डेवोस इन डिजर्ट कहलाती है। यानी डिजर्ट के अंदर ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को यहाँ किया जा रहा है। इसमें जो चीज सबसे अच्छी है कि सऊदी अरब के साथ इस बार पाकिस्तान ने तमाम शोबों में कुछ न कुछ हासिल करा है। ट्रेड में हमें देखें, बायलेटरल ट्रेड 5 से 6 बिलियन डॉलर हो गई है, जिसमें वहां से इंपोर्ट है ऑयल की। इन्वेस्टमेंट में जो ग्वादर में आपने कहा 10 से 12 मिलियन, अरामको के साथ ऑयल रिफाइनरी की बातचीत चल रही है। 3 बिलियन डॉलर का रोल ओवर सऊदी अरब कर रहा था। इस बार 2025-26 में 5 अरब डॉलर का रोल ओवर करा डिपॉजिट को, जिससे हमारे फॉरेन रिजर्व को सपोर्ट मिलेगा और IMF वर्ल्ड बैंक की रिक्वायरमेंट भी थी। एक चीज जो एटॉमिक एक्सप्लोजन जब किया था पाकिस्तान ने तो सैंक्शंस लगी थी, तो सऊदी अरब वाहिद मुल्क था जिसने पाकिस्तान को डेफर्ड पेमेंट के ऊपर ऑयल 2 साल सप्लाई किया था। और इस बार फिर आप ये देखें, ये सुन के खुशी होगी
कि 100 मिलियन डॉलर पर मंथ के हिसाब से 1.2 बिलियन डॉलर का डेफर्ड ऑयल एक साल के लिए सऊदी अरब दे रहा है। इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में उन्होंने प्लेज करा 20 से 25 बिलियन डॉलर का। इसमें एलएनजी टर्मिनल है, माइनिंग है, रिकोडाइट में वो 10 से 15% शेयर पाकिस्तान गवर्नमेंट के लेने में इंटरेस्टेड है। उससे पहले मीटिंगें हुई हैं और ये मिनरल समिट हुई थी तो उन्होंने एमओयू भी साइन करा है। रिकोडेक के साथ साथ एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी में वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है कि पाकिस्तान उनके मुल्क की फूड सिक्योरिटी के लिए ठीक। ज़रूरी अजनास पाकिस्तान में उगा के उनको सप्लाई करे, जिसमें वीट है, शुगर है, राइस है, मेज है, मकई है, ये तमाम चीजें। और ये इनकी नहीं है बल्कि पूरी जीसीसी ममालिक का ये एजेंडा, क्योंकि जीसीसी एक ब्लॉक है। ये वो मुल्क है जहां सबसे ज्यादा पाकिस्तानी है, 2 मिलियन पाकिस्तानी, और सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस वहां से आ रही जी है, 5.5 से 6 बिलियन जी एनुअली, जो जी। अब मजीद बढ़ गई है। और मैं आपको एक सर बताऊं भी, 9.3 हो गई है। 38 बिलियन की जो रेमिटेंसेस हुई है, जी इसमें आधा जो है वो सऊदी अरब, यूएई और गल्फ ममालिक का है। जी आधा तो सिर्फ सऊदी अरब का होता है जी जी। और यूवी का मिला के। तो ठीक। ये एक बहुत ही बात है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को जो सपोर्ट चाहिए थी, कंफर्ट, वो लेटर भी दिए इन्होंने, इनके जो डायरेक्टर आईएमएफ थे, और रोल ओवर के लिए भी इंश्योरेंस दिया कि जी आप आईएमएफ का प्रोग्राम कंटिन्यू करें। ठीक। फॉरेन रिजर्व्स को मेंटेन करने के लिए जो फंड्स देने होंगे ठीक है वो हम सेफ सर। डिपॉजिट की इख्तियार बेग मदद साहब, से। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टैट्स आपने हमसे शेयर किए हैं। शाहिद साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर ली। शाहिद साहब, पाकिस्तान आलमी सतह पर जो उसकी बहुत बेहतर हो रही है, और अभी तो हाल ही में आलमी जरीदे ने भी ये बात की है कि खित्ते का फातह करार दिया पाकिस्तान को। आप क्या समझ रहे हैं, ये जो FII है ये महज एक मुआशी सरगर्मी है या इसमें आप अहम सिफारती मौके भी देख रहे हैं? आपने जो सवाल किया था ना, मैं उसके बिल्कुल जवाब दूंगा। शुरू में जो आपने किया था और बड़ा बड़ा अहम अहम बात है। आप देखें कि ये बहुत सारे लीडर्स इस कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं, लेकिन आप देखें कि सऊदी अखबार जो है, सऊदी गैजेट, ये इनका बड़ा लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर है, उसने अपने फ्रंट पेज के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब की, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की अपने कॉन्फ्रेंस, वो खुद भी वो भी अपनी मुल्क के वजीर आजम है, उनकी तस्वीर लगाई और साथ लिखा है कि जी ये लॉन्च कर रहे हैं इकोनॉमिक कोऑपरेशन फ्रेमवर्क। देखिए जी, दानिशमंदी मैं अपनी इस हुकूमत की कहता हूँ इसलिए है कि इन्होंने बजाय कि दूर जाकर मुल्कों के साथ एग्रीमेंट करनी, इन्होंने सऊदी अरेबिया के साथ की है, जिससे बड़ी एक मैसेज जाता है। पहले दिफाई जो उस पर नाम एग्रीमेंट हुई कि क्या अक्लमंदी थी, सऊदी अरेबिया की थी कि भाई बजाय 8,000 10,000 मील दूर जो मुल्क बैठा हुआ है, क्यों ना पाकिस्तान जो जिसकी एक प्रोफेशनल आर्म फोर्सेज भी हैं और एक जमहूरी मुल्क है, अच्छी मुल्क है, जो अपना जो एक जिसमें दो जो छोटी छोटी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो भी हैं, इसमें निकल कर वो आगे जा रहा है, ठीक है जी, और चाहता है कि वो इकोनॉमिक जो डिपेंडेंसी है उससे जान छोड़ा। अभी देखिए, आपके वजीर खजाना साहब ने कहा कि हमने फ्लड्स आए हैं, सारा बड़ा नुकसान हुआ था, हम किसी इमदाद लेने के लिए तैयार नहीं है। तो मैसेज बिल्कुल क्लियर है। मैसेज ये है कि हम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, और उसके लिए ये तीसरी चौथी विजिट थी प्राइम मिनिस्टर की, और बिल्कुल ठीक किया कि आप एक अपने हमसाय मुल्क में जाएं, वो मुल्क जो आपको समझता भी 80 साल से, आप इसके ताल्लुकात भी हैं, मजहबी ताल्लुकात भी हैं, इकोनॉमिक रिलेशनशिप भी हैं, डिफेंस के भी हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये इस विजिट के अंदर जो उन्होंने भी खुद लिखा है, वो कहते हैं कि जी इसको हम लॉन्च करेंगे, और दो मुल्क जिनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी मिलते हैं आपस में, तो सुप्रीम कोऑर्डिनेशन होगी। इसके अंदर बहुत सारे फील्ड्स हैं, फूड सिक्योरिटी, टूरिज्म है, टेक्नोलॉजी है, जॉइंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये समझता हूँ कि हम वो चाहते भी हैं। देखें, आप उसको देखें, तो जितना भी इन्होंने ठीक कहा था बेग साहब ने, कि बॉडी लैंग्वेज देखें प्राइम मिनिस्टर की और उनके क्राउन प्रिंस की, किस तरह फ्रेंडली तरीके से एक दूसरे के साथ बैठे बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज में होती है कि जब आप MOU साइन करते हैं या एग्रीमेंट साइन करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए होगी कि हम इसे इंप्लीमेंट करें। उसके लिए मैं ही समझता हूं कि वजीर आजम साहब को खुद बिजनेसमैन भी हैं, जानते भी हैं, बड़ी उनकी इस पर रख रखाव है, ताल्लुकात हैं क्या, और समझ बूझ है कि वो खुद इसे मॉनिटर करें।
क्योंकि आप एग्रीमेंट तो साइन कर देते हैं, एमओयू साइन हो जाते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में आप स्लो जी। हो जाते हैं। और फिर जिसकी वजह से जो दूसरा मुल्क है वो फिर इसको सीरियस नहीं लेता। आज आप बेशक आप 3-4 बजाय 10-12-14 एरिया के आप जो 3-4 पे करें कि कितना माइनिंग है, क्योंकि सऊदी अरेबिया तो माइनिंग में बहुत आगे है, इंडस्ट्री है, एनर्जी है, ये इसमें करें। फूड सिक्योरिटी खुद वो चाहता है सऊदी अरेबिया के वो यहाँ से फूड इंपोर्ट करे। जी। इन 4 या 5 चीजों में अगर आज वज़ीर आज़म साहब बजाय किसी कमेटी बिठाने के खुद फोकस करें ऑन 15 डेज नोटिस पर, 15 दिन के बाद पूछें जी क्या हुआ इसका, तो आप मैं बता रहा हूँ आपको कि हमें अभी SFIC आपकी खुली हुई है, उसको भी जिम्मेदार लगाएं, इस पर लगाएं। मैं समझता हूँ कि दूसरे मुल्क इसको एक बड़ा, मैं आखिरी बात करने लगा हूँ, इसको बहुत ही अहमियत देंगे। देखिए ना, आपने डिफेंस एग्रीमेंट की सऊदी अरेबिया के साथ, फौरन से पेशतर आप देखें कि गल्फ कंट्रीज में आगे पीछे अरब कंट्रीज ने हमें फोन करने शुरू कर दिया, हमारे काउंटर पार्ट्स को, और बात, क्योंकि उन्होंने इसको सीरियसली लिया कि हाँ ये मुल्क ऐसा है जिसके साथ हमें भी एग्रीमेंट या हमारी से बातचीत करनी चाहिए। ठीक है इख्तियार बेग साहब, यकीनन आपने बहुत सारी चीज़ें पहले बता दी, लेकिन सर अगर इख्तियार बेग साहब अगर आप इजाज़त दें तो हमारे खुसूसी नुमाइंदा इस वक्त रियाद में मौजूद हैं, उनसे ज़रा हम वहाँ की एक्टिविटीज़, प्राइम मिनिस्टर की और जो साइडलाइंस में मुलाकातें होनी है उस हवाले से थोड़ा उनसे अपडेट ले लें। जी सर बताइएगा, चौधरी मोहम्मद इकराम साहब के आज का दिन प्राइम मिनिस्टर का तो बड़ा बिजी गुजरा, लेकिन इस वक्त क्या मीटिंग स्केड्यूल हैं, और ख़ास तौर पे हम वही बात कर रहे थे कि क्या आला सतह मुलाकातों में जो मुआहदे हैं उसमें कोई पेशरफ्त होगी? जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये जो दौरा था 3 दिन का, उसका दूसरा दिन था। इस दौरे में दो पहलू हैं इसके, एक तो तरफा है और एक जो हमारा आलमी फोरम पर हमारी जो डिप्लोमेटिक काविशें हैं इकोनॉमी को डेवलप करने के हवाले से, उस पहलू से है। जो हमारी बायलैटरल हैं सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से एक अहम मुलाकात हुई, और जिसका आउटकम ये है कि दोनों मुल्कों की क़यादत ने जो इक़्तिसादी फ्रेमवर्क है उसकी तशकील पर इत्तफाक किया है, ताकि जो मुख्तलिफ शोबों में जो प्रायोरिटी एरियाज हैं उनके मुतल्लिक़ मनसूबे जो हैं वो उनको शुरू किया जा सके। इस हवाले से IT, कानकनी, माइनिंग का शोबा जो है, और जो IT है, ज़राअत का शोबा है, एनर्जी का शोबा है, इस हवाले से जो नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उनके ऊपर काम होगा। ये इस जो बायलैटरल मीटिंग थी उसका सबसे अहम पहलू था। जो हम बात करते हैं कि वज़ीर आज़म ने खिताब किया है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम से, तो उसमें वज़ीर आज़म ने जो सबसे अहम बात की है वो ये है कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है, कि जो गरीब मुल्क हैं, जो मसाइल का शिकार हैं, जो अपने चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए रिहेबिलिटेशन के मसाइल हैं, क्लाइमेट के मसाइल हैं, आबादी के मसाइल हैं, तो वो उन पर काबू पाने के लिए जो कर्ज लेते हैं और फिर उस कर्ज को वापस लेने के लिए फिर कर्ज लेते हैं, तो ये कर्ज पर जो कर्ज का निजाम है ये कोई वायबिलिटी नहीं है, इससे मसाइल मुकम्मल तौर पर हल नहीं हो सकते। तो इसके लिए जरूरी है कि एक फेयर सिस्टम हो जिसके तहत जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हम कहें या मुनसिफाना तकसीम कहें रिसोर्सेज की, उसके ऊपर काम होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इकराम साहब, आपने हमें अपडेट किया। इख्तियार बेग साहब, मैं बात करना चाह रही थी कि ठीक है प्राइम मिनिस्टर इस तरह के जो फोरम्स हैं उनसे फ़वायद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें अगर अपनी मईशत को तरक्की देनी है तो फिर हमें बहुत सारे काम करने होंगे। हमें FDI पे काम करना होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे काम करना होगा, हमारी एक्सपोर्ट्स अच्छी होनी चाहिए। यकीनन प्राइम मिनिस्टर साहब इस पे जब से इक़्तिदार संभाला उस पर काम तो कर रहे हैं। बहुत सारे जो लूप होल्स हम हमेशा बात करते हैं, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज़ भी है इकॉनमी में। अब पाकिस्तान जब SIFC के हवाले से भी अगर बात की जाए तो वन विंडो ऑपरेशन लाया गया कि जी जो लूप होल्स हैं, जो मसाइल हैं, क्योंकि एक इन्वेस्टर जब आता है तो उसको श्योरिटी चाहिए होती है कि जी मैं पैसा इन्वेस्ट करूं। इवन लोकल जो इन्वेस्टर है उसको भी यही श्योरिटी चाहिए होती है। उसके लिए FBR की डिजिटलाइजेशन थी, करप्शन में कमी के इकदाम थे, उस पर हुकूमत काम भी कर रही है। आप समझ रहे हैं कितना प्रोग्रेस है, कितनी बड़ी प्रोग्रेस है इसमें? कुछ देखिए SIFC जो है जी, वो सऊदी अरब के मामले में तो बड़ी एक्टिव है,
ये जो रिकोडेक का मंसूबा जिसमें सऊदी अरब तकरीबन 10 से 15% शेयर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जो है वो खरीदना चाहता है, तकरीबन $1 बिलियन का। SIFC उसमें काम कर रही है, मुख्तलिफ जो रुकावटें थी वो दूर हो रही हैं जो मुकामी सतह पे थी, और इसके लिए चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। ये मिनरल समिट में भी इसमें कुछ एग्रीमेंट साइन हुए थे। और अभी जो चीज़ मैं बतलाना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस बार पहली बार बड़ी प्लानिंग से हर जगह काम हुआ, क्योंकि मैं हुकूमत का एक हिस्सा हूँ। जी हमारी पार्टी कोलिशन पार्टनर्स है, हम कौमी असेंबली में स्टैंडिंग कमेटीज में है, तो हमें पता है तमाम मिनिस्ट्रीज में सऊदी अरब का डेलीगेशन जो आएगा प्रिंस सलमान का, वो मुसलसल कई महीनों से काम हो रहा है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान एक एक्सपो लेके गई है मक्का में करने के लिए। अभी तमाम लोग 30-40 टॉप के बिजनेसमैन वो वहीं पर हैं। अभी 1 महीने पहले नवंबर में पाकिस्तान सऊदी ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल के तहत सऊदी डेलीगेशन 40-50 टॉप के बिजनेसमैन सऊदी आए थे, और उन्हें कराची लेके गया चीफ मिनिस्टर हाउस में। मुराद अली शाह साहब ने बिजनेसमैनों से मिलाया, और लाहौर में था। तो एक सिलसिला है जो, और मुख्तलिफ एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। पाक सऊदी इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन प्लान जो है, पाक सऊदी IFP पे काम हो रहा है। उन्होंने पाक सऊदी इकोनॉमिक पार्टनरशिप पे काम हो रहा है। ये तमाम चीजें पे प्रिंस सलमान ने कहा था कि ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल ये जो जाए तो इनको 5 बिलियन से 10 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट आप दिखाएं, आइडेंटिफाई करें, उन्हें बताएं कि ये प्रोजेक्ट है। अमाउंट हम यहाँ से उनको बता के भेज रहे हैं, और इसी तरह काम हुआ। जो मेन सेक्टर है जिसमें एग्री हुए हैं हमारे वजीर आजम साहब और प्रिंस सलमान, वो है एनर्जी का, रिन्यूएबल, माइनिंग है। और माइनिंग में रिकोडेक, कॉपर, गोल्ड के अलावा, देखिए एक बात शाजिया मैं क्लियर कर दूं, हम ये समझते हैं कि रिकोडेक का एक ब्लॉक है, इसको अगर हमने बेच दिया तो आगे सोना और कॉपर का दूसरा नहीं है। रिकोडेक से शुरू होता है जी, ये पहला ब्लॉक है, वो दूसरा भी ब्लॉक है, तीसरा ब्लॉक भी है। वो जगह सर्वे में कॉपर और गोल्ड के लिए प्रूवन रिजर्व साबित कर चुके हैं जो सर्वे कराया है। तो माइनिंग में है, IT में है, टूरिज्म में है, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी में है। इतने सारे ये वो लाइनें हैं जिनमें वो हमारे साथ इंटरेस्टेड है। हमें सिर्फ उनको प्रोजेक्ट चिप इन करना है। हमें उन्हें वो प्रोजेक्ट जो वो चाहते हैं, जिस अंदाज में रुकावटें ना हो उसमें, वो SIFC की जिम्मेदारी है, वो उसमें लगे हुए हैं। अभी जो सऊदीया गई हुई है पाकिस्तान का डेलीगेशन, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, मेरी बात हो रही थी वहाँ के प्रेसिडेंट आतिफ इकराम साहब से। उन्होंने कहा कि लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस आया है फूड स्टफ के ऊपर, हलाल मीट के ऊपर, टेक्सटाइल के ऊपर, ज्वेलरी, जेम, स्टोन्स। वो कहते हैं कि हमें उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन तैयारी करके गए। वहां पे भी हमारी जो मिशन है, एम्बेसी है, उसने बड़ा सपोर्ट की, और फिर बाद में वजीर आजम साहब अपनी टीम को लेके गए। ये होते हैं तरीके कि जिसमें यानी पाकिस्तान बड़ा वेल प्रिपेयर्ड होके गया है। बिल्कुल सही। हुकूमत अपनी काम करती है, डिप्लोमेसी अपनी काम करती है, एंड रिजल्ट जो है वो विन विन दोनों ममालिक के लिए होता है, जो पाकिस्तान को नजर आ रहा है। ठीक है। अच्छा शाहिद साहब, अब जैसे कि सऊदी अरब जो है वो GCC में एक बड़ा कलीदी किरदार अदा करता है, और यकीनन जो GCC के साथ सिफारती असरात में भी इजाफा होगा। पाकिस्तान इस वक्त मौजूद है, जैसा आपने बताया कि दिफाई मुआहदे के बाद भी बहुत सारे अरब कंट्रीज जो है पाकिस्तान को अप्रोच कर रहे हैं। एक तरफ हमारा जो दिफाई मुआहदा हुआ है, ऐसे में फील्ड मार्शल साहब भी मौजूद हैं। इसमें आपको क्या लग रहा है, कोई स्ट्रेटेजिकली कुछ इसमें कोई आगे बातचीत होगी? दूसरा ये एक सवाल और भी ले लीजिए कि इस वक्त जो इकोनॉमिक पाक सऊदी इकोनॉमिक कोऑपरेशन फ्रेमवर्क की बात हो रही है, दूसरी तरफ हम चाइना के साथ CPEC के साथ जो है काम कर रहे हैं। ये जो मुल्कों के दरमियान बढ़ता हुआ ताउन है, ये खित्ते में खास तौर पे मुआशी तवाज़ुन पर क्या असर डाल सकता है?
मैं पहले सर आपको एक बात बता दूं, सिर्फ 1 मिनट के लिए। ये इस साल शुरू में 2 बहुत बड़ी यहाँ पर कॉन्फ्रेंसेस हुई और मैंने दोनों अटेंड की। जी पाकिस्तान एक सऊदी बिजनेस फोरम हुआ यहाँ इस्लामाबाद में, जी जी क्या कमाल था। उसके बाद मिनरल्स के ऊपर जो है कॉन्फ्रेंस हुई, दोनों में वजीर आजम साहब भी थे, आर्मी चीफ भी थे। यहाँ पर जो मैं सऊदी को देखा तो मैं बिलीव करे कि मैं इम्प्रेस के बगैर रह सका कि वो जो सऊदी अरेबिया, जब हम सोचते थे जी भाई वो पुराने काल के, इस वक्त मॉडर्न, प्रोग्रेसिव और तैयार है। हर सेक्टर में उन्हें अपने यहाँ पर क्या लगाए हुए थे, अपने अपने स्टॉल थे और उसके अंदर वो सवालों के जवाब देने तैयार। मिनरल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी सऊदी आए हुए थे। तो हमें अब सोचना चाहिए कि अगर आपने इनके साथ बातचीत करनी है तो फिर उसी लेवल पे होनी चाहिए, हमें भी तैयारी करनी चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए और फिर हम उनको ये मैसेज दें कि हम भी तैयार हैं हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करें। अभी आपने बात की थी ना, यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि टैक्स का निजाम आपका क्या है, क्या उसमें चेंजेस तो नहीं है, बार बार चेंजेस लानी। आपका जो जुडिशरी है, क्योंकि मसाइल भी तो होते रहते हैं ना एग्रीमेंट के अंदर, वो कहता है आपकी सिक्योरिटी कैसी है, ये तीनों चीजों की कॉम्बिनेशन होती है तो फिर मुल्क आते हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। अब आ जाए पाकिस्तान में कि जी वो हमारे वज़ीर आज़म साहब आर्मी चीफ भी गए हुए हैं, जाहिर है उसका एक मैसेज है। डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो तो हो गई ना, अब आगे भी तो चलना है ना। अब हमने आगे देखना है कि हमने आगे करना क्या है, किन सेक्टर्स के अंदर डिफेंस के अंदर हमने बैठकर हमने दोनों ने मिलकर काम करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक मैसेज है वज़ीर, हमारे गवर्नमेंट का मैसेज है सऊदी अरेबिया को कि हम आपको अहमियत देते हैं, आपने हमें अहमियत दी है, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर भी और डिफेंस सेक्टर के अंदर भी। क्योंकि देखिए जी एक चीज याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट होगी तो आपके यहाँ जो लाखों जो स्टूडेंट्स हैं हर साल यूनिवर्सिटियों से निकलते हैं, वो उनके लिए एक रोजगार बनेगा। और फिर ये एक और पॉइंट बताता हूँ, सऊदी अरेबिया के अंदर बहुत सारे मल्टी नेशनल जिन्होंने अपने दफ्तर वहां खोले में, ये उनको भी मैसेज जाएगा कि हाँ जी पाकिस्तान के साथ आना चाहिए और यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ठीक है। इख्तियार बेग साहब, पहले भी हमने बात की कि मुआशी तौर पे जो इक़दाम लिए जा रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी जो टीम है वो वेल प्रिपेयर्ड होकर गई है, लेकिन एक बहुत बड़ी ये होती है जिस पे हम अक्सर अपने प्रोग्राम में शायद उसका उस तरह से जिक्र नहीं करते हैं कि 25 लाख पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त। और ये जो सिफारती ताल्लुकात अब पाकिस्तान और सऊदी अरब के पहले भी थे, अब तो और मजबूत हो गए हैं, दिफाई हमारे मुआहदे हो चुके हैं। इन सिफारती ताल्लुकात में जो लेबर लॉज हैं, रेमिटेंसेस के मामले हैं, वीज़ा पॉलिसी है, इस हवाले से भी सहूलतों पर बात करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए ये तो ताल्लुकात इस्तवार हो रहे हैं, लेकिन इन ताल्लुकात का अवामी सतह पर भी मुंतकली होना बहुत ज़रूरी है। जी देखिए, मैं समझता हूँ जितने खुले दिल से और जितनी सखावत से, जेनरसिटी से प्रिंस सलमान ने और सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए दरवाजे खोले हैं, मैं सलाम पेश करता हूँ उसको। और उसका क्रेडिट जाता है यकीनन हमारी हुकूमत को कि उन्होंने उन ताल्लुकात को जो बिगड़ चुके थे, नाराजगियां हो गई थी, उनको आज इतने बेहतरीन ताल्लुकात में ढाला है। देखिए, जॉब्स के लिए नई पाकिस्तान से एम्प्लॉयमेंट करने जा रहे हैं और एक बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की जो जॉब के वीजे के ऊपर सऊदी अरब जा रही है। और यही वजह है कि वहां से जो रेमिटेंसेस हैं वो 6-7 बिलियन डॉलर की एक मुल्क से आना शुरू हो गई हैं। 25% टोटल रेमिटेंसेस का जो है वो सऊदी अरब से अकेले से आ रहा है, जी। 1/4। तो ये कामयाबी है आपकी। उसके अलावा आपने रेमिटेंसेस, इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड पेमेंट, तेल उधार पे दे रहे हैं, उससे क्या होगा? 1.2 बिलियन का आपके ऊपर रिजर्व के जो हैं जिससे ये पैसे दिए जाने चाहिए थे, वो रिजर्व आपके डिप्लीट्स नहीं होंगे, कम नहीं होंगे। जो IMF की भी रिक्वायरमेंट है कि इस लेवल से नीचे बजट ठीक आपके रिजर्व ना आए। तो हर तरह वो मदद कर रहा है, रोल ओवर भी कर रहे हैं, क्योंकि IMF चाहता है कि जब तक प्रोग्राम में ये रोल ओवर होता रहे। पहले उन्होंने $3 बिलियन के रोल ओवर कर रहे थे हर साल। इस बार जब अभी शहबाज शरीफ साहब गए हैं
तो $5 बिलियन के उन्होंने अपने रिजर्व में, हमारे रिजर्व में अपने डिपॉजिटों को रोल ओवर करा है। तो हर जगह पे मैं ये नहीं कह सकता कि आप खड़े होकर कहें कि नहीं बेग साहब यहां नहीं कर रहे, वो हर जगह उन्होंने दरवाजे खोले। अब हम पर है कि हम प्रोफेशनली कितने बेहतर तरीके से, एक बात मैं जरूर कहूंगा जो बहुत पंच लाइनें समझ लें, और वो बात यह है कि आप गल्फ ममालिक, हमारे दोस्त ममालिक ने हमें कह दिया है कि हम माली तौर पे कर्जे आपको देने में नहीं इंटरेस्ट, हम इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड है, हमें प्रोजेक्ट दें आप और हम उसमें सरमायाकारी करेंगे। और उसके बाद ये ट्रेंड चेंज हुआ यूई का भी, एयरपोर्ट लेने के लिए आ रहे हैं, एयरलाइन लेने के लिए आ रहे हैं, सी पोर्ट उन्होंने अबू धाबी पोर्ट ने ली है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट में पीटीसीएल वगैरह ली है, और दूसरे प्रोजेक्ट्स में आ रहे हैं। यही सऊदी अरब का है, वो कहते हैं पूरे गल्फ की फूड सिक्योरिटी दे दे, खाने पीने की हमारी जरूरत सिर्फ आप पूरी कर दें, आपके ज़राअत है, लेकिन इसी कॉन्टेक्स्ट में आज आज प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी अहम बात की क्लाइमेट चेंज के हवाले से। देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जो मसाइल हैं इस वक्त, उसमें बहुत बड़ा एलिमेंट जो है वो क्लाइमेट चेंज का भी, और प्राइम मिनिस्टर ने आज फिर यही बात की है कि पाकिस्तान तने तनहा जो है इस मसले से नहीं नबर्द आजमा सकता है। जो प्लेजेस, जो वादे किए गए क्लाइमेट जस्टिस के लिए, उस पर भी काम करना होगा। मैं इख्तियार बेग साहब का और शाहिद कियानी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी और ब्रेक लूंगी। ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट पर बात होगी। छाती का सरतान एक मोहलिक मर्ज है, लेकिन बरवक्त तशखीस से इलाज मुमकिन है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में 90,000 से जायद खवातीन हर साल इस मर्ज का शिकार हो जाती हैं। इनमें से 40,000 जान की बाजी हार जाती हैं। फौरी इलाज से 99% मरीज सेहतयाब हो जाते हैं। 40 साल से जायद उम्र की खवातीन बाकायदगी से अपना मुआयना कराएं। मामूली सी तब्दीली को भी नज़रअंदाज मत करें। गैर मामूली अलामात मसलन गिल्टी, सूजन या दर्द की सूरत में फौरन मौलिद से रजू करें। मोहतात रहें, महफूज रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। और इस्तांबुल में जारी पाक अफगान मुज़ाकरात के 3 दौर हो चुके जो मुश्किलात का शिकार दिखाई दिए, और अब मुज़ाकरात का जो चौथा दौर है वो मुसालतकारों की दरख्वास्त पर दोबारा हो रहा है। और पाकिस्तान ने जो अपने मुतालबात शवाहिद के साथ पेश किए थे वो बड़े मुदल्लल थे, और जो मेज़बान ममालिक हैं तुर्किया और कतर, उन्होंने भी पाकिस्तान के मंतकी और मुदल्लल मुतालबात को माकूल और जायज़ करार दिया। लेकिन अफ़गान तालिबान, अफ़गान वफ़द की जानिब से पाकिस्तान के जो मुतालबात हैं उनको तस्लीम नहीं किया जा रहा है। पाकिस्तान चाह रहा है कि उसको रिटर्न जो है वो करके दे, और जो वहाँ पे बलोच दहशतगर्द तंजीमें हैं और जो TTP है उनके ख़िलाफ़ अपनी सरजमीन पर कार्रवाई करें। मगर अफ़गान तालिबान जो है वो हुकूमत इस पर संजीदा नहीं दिखाई दे रही है, कार्रवाई के लिए रजामंद नहीं दिखाई दे रही है। इस पर तो बात करेंगे कि इसकी वजह क्या है कि बार बार तयशुदा जो मुसविदा है उससे तस्लीम भी करता है और फिर मुकर भी जाता है, और इस पे जो है वो एक हमें उसका सियासी एलिमेंट भी नज़र आ रहा है। कंधार या काबुल में वो मुशावरत करते हैं 10-10 घंटे, लेकिन उसके बाद जो है वो जो जिसको तस्लीम किया जाता है मुतालबे को, उस पर फिर उसको मनसूख कर दिया जाता है। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ जो मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करा दूँ। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब दिफाई तज़ियाकार हैं, मलिक मंजूर साहब सीनियर तज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों को खुश आमदेद। जाहिद साहब, यकीनन आप भी इन तमाम चीज़ों पे गहरी नज़र रख रहे होंगे क्योंकि आपने तो बाकायदा TTP के साथ जो है वो जंग में हिस्सा लिया हुआ है। सर, ये जो 3 दिन से ड्रामा देखा और अब चौथा दौर चल रहा है, और वो भी ऐसे में चल रहा है जिसपे जो मेज़बान मुल्क हैं
उनके वो चाह रहे हैं कि इसको जो है उनकी दरख्वास्त पे दोबारा शुरू किया गया है। क्या नजर आ रहा है अफगान वफ्द की जानिब से ये गैर संजीदा रवैया क्यों है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाजिया, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट जी, और मलिक मंजूर साहब को भी मेरा बहुत सलाम। देखिए, पहली बात तो जहन में ये रखनी चाहिए कि हम किसी स्ट्रक्चर्ड पॉपुलर डेमोक्रेटिक प्रोसेस के नतीजे में खड़ी होने वाली हुकूमत जो पीपल ऑफ अफगानिस्तान की एस्पायरेशंस के मुताबिक एक नेगोशिएशन करे, एक जो इशू है वॉर लाइक सिचुएशन है, दिस इज अ सीरियस सिचुएशन, और ये दोनों ममालिक के लिए सीरियस है। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए कॉस्टली है, दिस वॉर एज अ कॉस्ट फॉर अफगानिस्तान, और इस वॉर की कॉस्ट पूरा रीजन और इंटरनेशनल कम्युनिटी पे करेगी अगर खुदा ना खास्ता इसमें कोई नाकामी हुई तो। वो मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि कल अब इस वॉर के साथ ये रीजन और इस वर्ल्ड ने जुड़ना ही जुड़ना है जी, इंटरनेशनल, क्योंकि ट्रांसनेशनल टेररिज्म यहाँ से हो रहा है। तो ये किसी स्ट्रक्चर्ड हुकूमत के साथ नहीं हो रही जी, ये चिल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैं, ये बाय प्रोडक्ट ऑफ वॉर है। तो ये नॉन स्टेट एक्टर्स जो उन्होंने गन के साथ ही पॉलिसीज को परसू किया हो, जिनको डिप्लोमेसी या जिनको पॉलिटिक्स या जिनको स्टेट्स क्राफ्ट या जिनको नेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टेट, तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान नहीं, ये कम से कम डायलॉग तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान है, बट इट इज लेड बाय द नॉन स्टेट एक्टर्स। तो उसी माइंडसेट के साथ ये कर रहे हैं। जब नॉन स्टेट एक्टर्स का माइंडसेट अप्लाई होता है शाजिया, तो वो फिर जो उनके अपने पर्सनल एजेंडाज होते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और उसके साथ मिक्स हो गया है एक स्पॉन्सर, प्रॉक्सी स्पॉन्सर स्टेट का इंडिया, वहां पे भी एक हिंदुत्व बेस एक और पाकिस्तान के लिए टू फ्रंट वॉर सिचुएशन क्रिएट करने का एक जज्बे के साथ इनका कोलैबोरेशन सिनर्जी हुई है, एंड दैट टू बेसिंग ऑन द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द तालिबान। और फिर इधर फितरत अल खवारिज के लोग हैं, ये भी बस तालिबान को एक सिक्के का दो कॉइन के तौर पे ट्रीट करें, इनको मैं अलग अलग करते हुए जरा मुझे अभी प्रॉब्लम हो रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। जो पाकिस्तान के खिलाफ जंग करें उनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, तो देयर पार्ट ऑफ देयर स्ट्रेटजी, उसकी लीवरेज है। तो ये वो अवामिल है जिसकी वजह से ये नाकाम, और फिर स्पॉयलर्स बहुत ज्यादा है जी, अब आगे चल के उन पे बात कर सकते हैं। स्ट्रिंग्स आर इन समबडीज हैंड, और मैकेनिज्म पे इश्यूज आ रहे हैं कि क्या इश्यूज होंगे, कैसे मॉनिटर होगा, और प्रॉब्ली रिटन स्टेटमेंट यानी कि साइन करने के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मैकेनिज्म आ रहे हैं कि कौन कैसे ऑब्जर्व होगा, वो डिस्कस हो रहे हैं। ऑलमोस्ट इट वाज डन, क्योंकि ये तो मैकेनिज्म डिस्कशन के लिए डायलॉग हो रहा है जी। बेसिक फंडामेंटल चीज तो जो सीज फायर हुआ और ये फैसला हुआ कि जी बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकाला जाए, अब वो तरीकाकार ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ दैट कॉन्सेप्ट हो रहा था, लेकिन अब इसको भी उन्होंने वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस। अभी भी मैं कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहना पसंद करूंगा कि हो सकता है कोई इस तरह की चीज हो जाए, विच इज गुड फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान विच आर टोटली मिसिंग पीस। अफगानिस्तान की कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं ना, अपने लोगों की परवाह है इनको, चाहे आप जो मर्जी कर ले। इन्होंने हमारे ट्रस्ट को वेपनाइज किया है, सबसे बड़ी बात है। और जब आप ट्रस्ट को वेपनाइज करते हैं तो दिस इज अ हार्ड फॉल शाजिया, इसकी तकलीफ बहुत होती है। ठीक है। मलिक मंजूर साहब, अफगान वफ्द गैर तामीरी, गैर संजीदा और इश्तियाल अंगेज जो हमने डिबेट देखी है, जो मुज़ाकरात के दौरान जो ऑब्जर्वेशन रही है, मतलब नामकूल और नामुनासिब गुफ्तगू, बार बार उठ के जाना, काबुल से 10-10 घंटे बात करना, और राब्ता होने के बाद जो है जिस पे आपने तस्लीम किया होता है फिर उस मुसव्विदे से इनकारी करना, मतलब ये तो मुझे लग रहा है कि ये जैसे जाहिद साहब ने कहा कि ये तो उस एक तो स्ट्रक्चरल गवर्नमेंट ही नहीं है उनकी, नॉन स्टेट एलिमेंट है वहाँ पे, मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं, हर ग्रुप का अलग एजेंडा है। यानी अफगानिस्तान में हुकूमत ऐसी है कि भाई ठीक है वो ग्रुप है, उसका सरबराह, उसकी इन्फ्लुएंस है, तो चलो जी उसको वहाँ की हुकूमत दे दी गई है। अब सवाल ये होता है, एक तरफ ये माइंड सेट है, दूसरी तरफ वो जो भारत फितनौल हिंदुस्तान है। मुझे तो अमीर डोल की तारीखी जो उसका जुमला है वो याद आ रहा है कि हम पैसे देकर तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, और अभी ये 3 मुज़ाकरात में और चौथा हमें तो यही लग रहा है कि अफगानिस्तान भारत का जो है मोहरा बन चुका है। जी शाजिया, बहुत शुक्रिया। देखिए, थ्रू आउट अफगान तालिबान वफ्द का जो रवैया है बहुत ही इंसल्टिंग रहा और बहुत गैर ज़िम्मेदाराना रहा, अनडिप्लोमेटिक और अनपार्लियामेंट्री उनका अंदाज़ गुफ्तगू रहा है। पाकिस्तानी वफ्द ने अपने मौक़िफ़ का भरपूर इज़हार किया, और पाकिस्तान के जो वफ्द था उनका स्टांस यही था कि सरहद पार से दहशतगर्दी बंद की जाए, अफगान साहिल को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, और अफगान रजीम जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उसकी सरपरस्ती तरक कर दे। लेकिन अफगान वफ्द ने अमली इक़दाम के बजाय ज़बानी जमा खर्च पर गुजारा किया, और 27 और 28 अक्टूबर के दरमियानी शब देखिए 3 से 4 मरतबा इस मुसवदे पे इतफाक़ कराया हुआ
लेकिन जब उन्होंने काबुल से इंस्ट्रक्शन ली तो हर बार उन्होंने पीछे हटने का फैसला किया। इससे एक बात साबित हो गई कि जो तालिबान रजीम है उसके जो डोरे हैं वो कोई और हिला रहा है, उनके ताने बाने की और मिलते हैं, और वहाँ पर जो गैर मुल्की मुदाखलत है और वही कुव्वतें एंटी स्टेट जो एक्टर हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान का बुनियादी यही मौक़िफ़ था और शुरू से था कि जो अफगान सरजमीन है वो मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और सिविलियन को टारगेट किया जा रहा है। अब इस मुतालबे पे अमल दरामद करना यकीनन जो अफगान हुकूमत उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि पाकिस्तान का एक प्रिंसिपल स्टांड रहा है कि एक पीसफुल स्टेबल अफगानिस्तान जो है हमेशा पाकिस्तान की ख्वाहिश रही है। और इंटरनेशनली आप देख लें तो ये जो अफगान रजीम है मुकम्मल तौर पे आइसोलेशन का शिकार है डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, लेकिन पाकिस्तान ने सियासी और सफारती सतह पर हर मरहले पर अफगान जो हुकूमत है उसको सपोर्ट किया है। तो अब अफगान हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि बड़े जो जायज़ मुतालबात हैं उस पर संजीदगी से गौर गौज करे। और देखें, उनका जो एक तौहीन अमेज़ रवैया था उस पर तुर्की और जो कतर के सालिस थे, मीडिएटर थे, वो भी हैरान रह गए और उन्होंने भी हैरानगी का इज़हार किया कि इनका जो रवैया है ये काबिल मज़म्मत है और हर बार ये जो है रवायती खटदर्मी का मुजाहरा करते हैं। तो मुज़ाकराती अमल को सबताज करने में जो अफगान वफ्द है उनका एक मरकज़ी किरदार है। अब भी उनको सोचना चाहिए और रीविज़िट करना चाहिए कि ये उनकी जो रवायती हटदर्मी है और जिस तरह का उनका अंदाज़ गुफ्तगू है, इससे मामलात ख़राब हो रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान ने उनको बावर करा कि पाकिस्तान अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सॉलिडरिटी और अपने दिफा को डिफेंड करना जानता है। और अब भी अगर अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में कोई हमला हुआ या दरअंदाजी हुई और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हुई तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने की हमारी जो फोर्सेज है वो सलाहियत रखती हैं। और यकीनन पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है, इस्तेकाम चाहता है, और इस मुज़ाकरात का मकसद भी बुनियादी यही है कि जो इत्मीनान की बहाली है, जो ट्रस्ट डेफिसिट इसको दूर करना, और सेकेंडली ये कि सरहद पार जो दहशतगर्दी उसका खात्मा करना है और अमन व इस्तेकाम को यकीनी बनाना है। तो देखें, ये जितना मुज़ाकराती अमल था इसमें पाकिस्तानी वफ्द ने बहुत ही मुदल्ल अंदाज में, जिस तरह आपने इब्तदाई जो रिमार्क्स में दुरुस्त अहाता किया कि पाकिस्तान ने इंतहाई लॉजिकली अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसको पेश किया। और अब भी पाकिस्तान इस बात पे कायम है कि अगर खित्ते में अमन और इस्तेकाम को यकीनी बनाना है तो यकीनन जो दहशतगर्दी है उसको ख़त्म करना। बुनियादी हमारा मुतालबा यही है कि अफ़गान सरजमीन का मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होना इंतहाई बायस तशवीश है। और यकीनी बात है कि हमारी जो सियासी और अस्करी क़यादत इससे पहले भी अफ़गान रजीम को जो बावर करा चुकी है कि इसका खमियाजा जो है अफ़गान हुकूमत को भुगतना पड़ेगा अगर उन्होंने दोबारा इसकी खिलाफ वर्जी। अच्छा जाहिद साहब, एक तो ये कि देखें 3 रोज़ हो गए, बार बार काबुल इंतज़ामिया को कॉल करती है अफ़गान वफ्द और बात करती है, मुशावरत करती है, उधर से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिल रहा है ग्रीन सिग्नल, कहाँ से नहीं मिल रहा है? दूसरा ये कि बिलफर्ज अगर अफ़गान तालिबान जो है वो बलूचिस्तान में भी दहशतगर्दी ना करने की तहरीरी यकीन दहानी करा देते हैं और टीटीपी की दहशतगर्दी ना करने की अपनी सरजमीन से, तो क्या गारंटी है, मतलब क्या होगा? पहले भी हम दोहा मुआहदे को देख चुके हैं, उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। इसमें जामिन कौन बनेगा? जो सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं वो मुल्क? जी शाजिया, यही डिस्कशंस भी हो रही हैं जी। मैकेनिज्म उसमें कतर, तुर्किया ऑफ कोर्स ये तो शामिल होंगे कि एक जॉइंट मैकेनिज्म किया जाए और एविडेंस बेस्ड बातचीत होगी। ये सिर्फ इल्जाम लगाने पे से नहीं चलेगा। देखिए ना, कोई भी मुआहदा हो जाए उसकी ऑपरेशनलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको कैसे ऑन ग्राउंड करेंगे। यही मॉडलिटीज अभी डिस्कस भी हुई, कल भी हुई, एक दिन पहले भी हुई हैं और साइनिंग के अलावा इन्हीं मॉडलिटीज के ऊपर वर्कआउट हो रहा है कि क्या किस तरीके से मैकेनिज्म किया जाएगा। तो मैकेनिज्म ये होगा जी, टर्की और कतर जो है वो दिल बी पार्ट ऑफ दिस मैकेनिज्म ऑब्जर्वर के मोड पे जो भी वायलेशन। अच्छा, ये एक चीज मैं आपको बताऊं शायद ये सिर्फ पाकिस्तान कॉन्सेप्ट ऐसे डेवलप हो रहा है जैसे कि सिर्फ पाकिस्तान में जो दरअंदाजी होनी है सिर्फ उसको मॉनिटर करना है। दे आर कॉन्शियस, वो इसलिए नहीं साइन करना चाहिए। देखिए, वो कहते हैं जी पाकिस्तान, लेट्स से वो इल्जाम, कई दफा मैंने अफगानिस्तान को भी पाकिस्तान पे इल्जाम लगाते हुए देखा है कि जी आप की तरफ से भी लोग आते हैं और ISIS और आप उनको हार्बर कर रहे हैं और इस तरह के इल्जाम भी आए हैं। तो ठीक है, मैकेनिज्म एस्टेब्लिश हो रहा है, अगर इधर से जाएंगे तो आप शिकायत करेंगे, इसी बॉडी के बीच में आप लेकर जाएंगे ये पाकिस्तान से दरअंदाजी हो रही है। और अगर पाकिस्तान की कोई कोताहियां कमी होंगी तो पाकिस्तान उनको एड्रेस करेगा। दिस इज अ म्यूचुअल समथिंग और मैकेनिज्म पे डिस्कशन हो रही है। इसमें तो कोई दूसरी राय होनी नहीं चाहिए उनको, बल्कि इसको सपोर्ट करना चाहिए अगर सिंसियरिटी हो। जब वो इसको, अच्छा, फिर बफर जोन की बात भी हुई कि जी एक बफर जोन क्रिएट कर दिया जाए कि दोनों फोर्सेस जो हैं वो मुल्क जो है
वो पीछे अपनी अपनी जगहों पे, और जो भी उस बफर जोन के अंदर आएगा, जो भी ऑपरेट करेगा, आप पीछे बॉर्डर्स थोड़े से एस्टेब्लिश कर ले, और जो उस बफर जोन में आएगा जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में क्रिएट की जाए, तो वो दैट विल बी दैट पर्सन और दैट इंडिविजुअल विल बी टेकन एज एनिमी। आप उधर अपने लोगों को बता दें कि जी इस लाइन से आगे आप नहीं जा सकते हैं, तो आप एनिमी कंसिडर होगे, फिर उसको दे विल बी टेकन ऑन। उस पे भी प्रॉब्लम्स है, वो कई दफा कहते हैं कि जी नहीं आप पीछे पोस्ट ले जाएं, यूनिलैटरल तो हो नहीं सकता, पाकिस्तान एक इंटरनेशनल बॉर्डर, तो इस तरह की भी चीजें हैं। कहने का मकसद ये कि पाकिस्तान बड़े खुले दिमाग के साथ इस मसले को हल करने के लिए किया है। ये इनकी अपनी सोसाइटी को तो ले डूबा है, और या भूल जाए कि वो अगर इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी के तौर पर, तो फिर देखिए ना जब ऑप्शंस वर्कआउट होंगी, अनफोल्ड होगा, देयर आर पीपल इनसाइड अफगानिस्तान जो तैयार बैठे होंगे, कोई इंटरनेशनल या एक्सटर्नल कैटलिस्ट हो तो वो तालिबान से तंग आके बैठे हुए। 2.5 मिलियन बच्चियां जिन्होंने स्कूल जाना है, स्कूल से बाहर है, उनकी कोई बात नहीं कर रहा। 1.4 मिलियन को उठा के बाहर फेंक दिए, उनकी कोई बात नहीं। आपको जकी याद होगा, एक लड़का जो जहाज के टायर के साथ शाजिया मेंबर C-17 के साथ लटका था, और वो मर गया था वो 21 में, जब ये बैकग्राउंड से अमेरिकन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट जा, वो क्यों उसने जान दे दी थी? he was उसको फियर था कि मैं यहाँ शॉर्ट पहन के खेल नहीं सकूंगा, और तालिबान आ जाएंगे तो मेरा तो मुस्तकबिल ही कोई नहीं है इस मुल्क में। ये उस नौजवान की रिफ्लेक्शन कर रहा है, पूरे नौजवानों के सेंटीमेंट की। अदर डे आई मेट अफगानी स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी इन इस्लामाबाद, मैंने उससे बातचीत की, तो वो he was uncertain about its future। ना पाकिस्तान उसकी फ्यूचर की गारंटी दे सकता है, ना अफगानिस्तान दे सकते। ये बच्चे किधर जाएंगे मुझे बताइए? इनकी कोई बात नहीं कर रहा, उनकी प्रायोरिटीज अपना पैसा है, अपने ग्रुप के ऊपर कंट्रोल है, अपने टेररिज्म और इलीगल स्पेक्ट्रम से जुड़े हुए इकोनॉमी है, और अपना स्पॉन्सर इंडिया जो ट्रांजिशनल, उनको भी पता है कि ट्रांजिशनल आया है, ये परमानेंट हमारे साथ इस तरह की वॉर में नहीं कर सकता, या वॉर हमें यूज करेगा फेंकेगा। लेकिन कहते हैं जितनी देर के लिए आया है, वो पंजाबी में, ये आई एम सॉरी टू से, नॉर्मल जो आप लैंग्वेज में कहते थे जी पैसे पकड़े हुए हैं, तो वो जितने पैसे पकड़े हुए उसका तो उसने मुजाहरा करना है जी। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। देखिए चले, सॉरी जी सर। मलिक मंजूर साहब, लास्ट क्वेश्चन सर। एक तो बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कि अफगानिस्तान अपने अंदर अवाम की भलाई के लिए तो कोई काम नहीं कर रहा, और उसमें अनफॉर्चुनेटली हम बात करते हैं कि उसको पैसे लेने की आदत हो गई, यानी कि हर कोई, एक तो उन ममालिक को जो अफगानिस्तान को फंड्स देते हैं, पहले तो आपको पता है अमेरिका के साथ जंग में डॉलर पकड़े गए, सोवियत यूनियन का था तब उसमें डॉलर्स उसको मिले। अब अफगान जो जितनी भी हुकूमतें आई थी उनकी तो एक आदत बन चुकी है कि उनको पैसे मिल रहे हैं, इसलिए वो अपने मुल्क में तो कोई डेवलपमेंट का काम नहीं करेंगे, ना हेल्थ पे, ना एजुकेशन पे, किसी भी चीज़ पे नहीं। इस वक्त ट्रेड भी रुकी हुई है, उधर के अवाम भी परेशान है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आप क्या समझ रहे हैं कि वो ममालिक, क्योंकि अभी वहाँ पे सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस भी हो रही है रियाद में, जिसमें पाकिस्तान अपने इन्वेस्टमेंट के लिए ममालिक को राग़िब भी कर रहा है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है बॉर्डर पर। एक तो हमें ईस्ट और वेस्ट दोनों बॉर्डर पे हमेशा ही थ्रेड रहता है और अलर्ट रहते हैं, तो ये तमाम चीज़ें लेके पाकिस्तान यकीनन मल्टीपल चैलेंजेस को एड्रेस कर रहा है इस वक्त। देखिए मेरे ख्याल जनरल साहब ने बड़ा दुरुस्त कहा है कि ये अपने आप को ना बंद गली की तरफ लेके जा रहे हैं। आप देख लें कि वहाँ बिलो पॉवर्टी लाइन देख लें कि कितने लोग हैं, गुर्बत आप देख लें, जिस तरह उन्होंने दुरुस्त कहा कि 2.5 मिलियन यानी कि बच्चियों की तालीम पे पाबंदी लगा दी। इंटरनेशनली आप डिप्लोमेटिक फ्रंट पे आइसोलेटेड हैं, मालियाती इक़्तिसादी बहरान है, अच्छा आप कर्ज़ों के झगड़े हुई हैं, कोई फ्यूचर नहीं है, ये सारी चीज़ें उनके सामने है। लेकिन वो सिर्फ जो है कि स्पॉन्सर जो टेररिज्म है और जो भारत से उनको इंस्ट्रक्शन आ रही है उस पर वो अपनी कौम के साथ वो खेल रहे हैं। ये सारी चीज़ें सोचने वाली है अफगान तालिबान जो रजीम है कि ये जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं कब तक लोगों को उसके बरक्स वो लोगों को गुमराह करते रह गए। तो मेरे ख्याल में ज़मीनी हक़ाइक़ का उनको सामना करना चाहिए और देखना चाहिए कि वहाँ देखें गुड गवर्नेंस या कोई गवर्नमेंट रेट जो है, हुकूमती रेट अमलदारी ना होने के बराबर है। बिल्कुल भी वहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, दीगर मामलात हैं, इक़्तिसादी और तजारती बहरान देख लें, तो पाकिस्तान ने देखिए तजारती रास्ता दिया उनको सपोर्ट किया फाइनेंशियली, रिकंस्ट्रक्शन। अब देखें स्टेट ऑफ द मॉडर्न 3 अस्पताल पाकिस्तान ने बनाया ना जी। टेलीकॉम सेक्टर में देखें पाकिस्तान ने कितना वहाँ काम किया। देखें जो बड़ी बड़ी शराहें हैं, उनकी जो पुल ब्रिजेस हैं, उनकी जो कंस्ट्रक्शन है, वो सारी पाकिस्तान की कौम ने वहाँ मुकम्मल की। तो पाकिस्तान ने कसीर सरमाया लगाया, पाकिस्तान ने मुआशर इक़्तिसादी तौर पर अफगानिस्तान रजीम को हर मुमकिन ताउन फराहम किया।
और आप देख लें कि 40 साल से 40 लाख अफगान महाजरीन हमारी मईशत में और पाकिस्तान इन तमाम चीज़ों को भूल चुका है। यकीनन अभी जो हटदर्मी नज़र आ रही है अफगान हुकूमत की या अफगान वफ्द की, आखिरी कोशिश की जा रही है, अल्लाह करे कि अफगानिस्तान को अकल आ जाए और भारत के कहने पर ना चले और भारत का मोहरा ना बने, क्योंकि भारत खुद तो आइसोलेट हो गया है, अफगानिस्तान को भी आइसोलेट कर देगा। मैं अपने दोनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।